डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वेब ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाइट वेव्स के बीच में सक्सेसफुली इंटरफेरेंस करके हमको दिखाया। इनके पहले लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन लाइट का इंटरफेरेंस जैसे साउंड वेव्स का होता है वैसा लाइट वेव्स का नहीं हुआ। साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस के लिए क्या ज़रूरी होता था कि दो सोर्सेस इक्वल फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, दोनों के वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने चाहिए और आपस में सुपर इम्पोज होने चाहिए, और किसी पॉइंट पर उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो लोगों ने साउंड के दो सोर्स लिए इक्वल फ्रीक्वेंसी के, और दोनों को एक साथ साउंड करके फिर उनका इंटरफेरेंस करके दिखा दिया। बिल्कुल यही मेथड जब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने लाइट वेव्स के लिए रिपीट किया तो लाइट का इंटरफेरेंस नहीं हो पाया, लाइट का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। भाई इंटरफेरेंस क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कि जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो उनके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कहीं एनर्जी ज़्यादा कहीं एनर्जी कम। और आपने क्लास 11 में साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस पढ़ा है कि जब दो साउंड वेव्स इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं पर साउंड मैक्सिमम सुनाई देता है, कहीं पर साउंड मिनिमम सुनाई देता है, यानी कि साउंड एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही लाइट एनर्जी का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कहीं पर लाइट ज़्यादा कहीं पर लाइट कम हो जानी चाहिए। लेकिन एक स्क्रीन के सामने जब दो सोर्सेज रख करके उनके लाइट हमने स्क्रीन पर डाला तो स्क्रीन पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सब जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमको दिखाई दिया, सब जगह स्क्रीन पर लाइट एक जैसी दिखाई दी, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि लाइट वेव्स इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके पीछे क्या कारण है, उसकी खोज हुई तो मालूम हुआ कि लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। कोहेरेंट सोर्सेस वे सोर्सेस हैं जो इक्वल फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव्स एमिट करें और जिनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस नहीं बनते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि एक लाइट सोर्स में एक्चुअल सोर्स क्या होता है लाइट का? तो एटम्स, और कितने एटम्स हैं वहाँ पर? तो एक बहुत बड़े नंबर में। तो हर एक सोर्स के पास जो बेसिक सोर्सेस हैं वो एटम्स हैं। एटम्स जो है वो फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एटम्स जो है वो लाइट वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो वहाँ से एमिट हो रहा है। कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर गए और वहाँ से जब वो रिटर्न होते हैं तो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का एनर्जी वो एमिट करते हैं, और ये एनर्जी हमको लाइट के रूप में मिलता है। तो एक सोर्स में न जाने कितने एटम्स हैं, दूसरे सोर्स में भी न जाने कितने एटम्स हैं, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कि जिस तरह का ट्रांजिशन यहाँ चल रहा है उसी तरह का ट्रांजिशन यहाँ भी होता रहे, असंभव। और इसलिए दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस नहीं बनते। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जब किसी स्क्रीन पर वो आकर मिलते हैं तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली समय के साथ चेंज होता चला जाता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता, और इसलिए इंटरफेरेंस नहीं हो पाता। तो यंग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस किया, सक्सेस पाई, और जब उनको कोहेरेंट सोर्सेस मिल गए,
ऐसे सोर्सेज जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लाइट एमिट करते हैं, तो फिर उन्होंने इंटरफेरेंस भी करके हमको दिखा दिया। तो जैसे भी मैंने कहा कि दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बन सकते, तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाया, तो इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप देखना। कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं एक ही सोर्स और उसके इमेज से, या एक ही सोर्स जो लाइट आ रहे हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके। दो तरीके हैं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और बाय डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी, कि आधी लाइट उधर भेज दिया, आधी लाइट इधर भेज दिया, या सोर्स का कुछ लाइट एक तरफ कुछ लाइट एक तरफ भेज दिया, और उन दोनों लाइट को फिर सुपर इम्पोज कराया, तो दोनों तो लाइट वेव्स एक ही सोर्स से आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे आर द कोहेरेंट सोर्सेस। तो यंग ने यही काम किया कि एक ही सोर्स से उन्होंने दो सोर्स प्रोड्यूस किए, और उन दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट वेव्स को उन्होंने एक स्क्रीन पर सुपर इम्पोज कराया और इंटरफेरेंस पैटर्न बना के दिखा दिया। ये तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरह से था। एक सोर्स है, इट इज़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक ऐसे सोर्स को कहते हैं जहाँ से सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट हो। आपको मालूम है कि रेड कलर जो है वो 6500 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट हो जाता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक चलता है। तो रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ में इतना सारा रेंज है, 6500 टू 7800। तो वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो केवल कलर से हमको नहीं देखना है, हमको वेवलेंथ चाहिए सिंगल वेवलेंथ की लाइट यदि कोई सोर्स एमिट कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो आइडियल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट तो हमको अभी तक नहीं मिला है। तो अभी तक जो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वह है सोडियम लाइट, सोडियम लैंप। यहाँ से केवल दो वेवलेंथ की लाइट एमिट होते हैं, जिनका वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एवरेज वेवलेंथ आप मान सकते हो 5893 एंगस्ट्रॉम। केवल दो ही वेवलेंथ वहाँ से निकलते हैं, कोई तीसरा और नहीं निकलता। तो ऐसे ही हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। यहाँ से आने वाली लाइट को सामने रखे हुए एक स्क्रीन, सामने रखे एक दो स्लिट के ऊपर इंसिडेंट कराया। दो नैरो स्लिट है, बारीक स्लिट S1 S2। तो जैसे कि हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है, इस सोर्स से जो लाइट एनर्जी एमिट हो रहा है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहाँ से लाइट वेव्स ट्रेवल करते हैं इस तरह से, ये लाइट वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं और ये जाकर के दोनों स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुए। हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव्स में हमने पढ़ा है कि एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स के समान बिहेव करता है, और वहाँ से वैसे ही लाइट वेव्स एमिट होते हैं जैसे कि सोर्स से एमिट हो रहे हैं। तो इस S1 पर जो पॉइंट आया वह एक सोर्स बन गया, और वहाँ से फिर वेव्स इस तरह से एमिट हुए, आगे गए, और S2 पर जो पॉइंट आया वेव फ्रंट का वह भी एक सोर्स बन गया, उसने भी एमिट किया और फिर वो आगे बढ़े। तो देख रहे हो कि दोनों वेव्स जब आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, तो आपस में मिल जाते हैं। तो वेव्स का आपस में मिल जाने की जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर इन वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ। हम सामने एक स्क्रीन रख देते हैं, एक स्क्रीन। तो ये जो लाइट वेव्स हैं स्क्रीन पे आकर के गिरते हैं, स्क्रीन पे आकर के गिरते हैं। अब यदि कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर लाइट मैक्सिमम होगी, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर लाइट मिनिमम होगी, वहाँ पर लाइट मिनिमम होगी। तो यदि हम सोर्स से एक परपेंडिकुलर डाल दें इस स्क्रीन के ऊपर, सोर्स से सीधा, तो ये कहलाता है सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट पर दोनों सोर्सेज से आने वाली वेव्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं, और जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो दोनों का पाथ डिफरेंस 0। अब हमको मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एटसेट्रा। जहाँ जहाँ इनका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होगा, वेयर n इज एन इंटीजर, वहाँ वहाँ हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ये पाथ डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए n लैम्डा के। ऐसे सभी पॉइंट्स पर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 1, 2, 3 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर तो पाथ डिफरेंस 0 है, तो सेंट्रल पॉइंट पर हमको एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है, वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा आती है, उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। और जहाँ पर लाइट बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो उसको हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। अब यदि हम थोड़ा आगे बढ़ें स्क्रीन पर, तो दोनों सोर्सेज से आने वाली जो वेव्स हैं उनके पाथ में अब डिफरेंस आ गया, ये अलग अलग पाथ ट्रेवल करके वहाँ पहुँचेंगे। और यदि ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, n-12 इंटू लैम्डा। ठीक है ना, जहाँ पर n स्टार्ट होता है 1 से, याद रखना, यहाँ पर n 1 से स्टार्ट होगा, मीन्स λ/2 पाथ डिफरेंस हो, 3 λ/2 पाथ डिफरेंस हो, 5 λ/2 पाथ, वहाँ आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहाँ पर आपको मिलेगा डार्क फ्रिंज। तो सेंट्रल पॉइंट पर तो मिल गया एक ब्राइट फ्रिंज। हम आगे बढ़ें, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 था, हम आगे बढ़ते जाएँ तो कहीं ना कहीं तो पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर आ जाएगा इन दोनों के बीच में, वहाँ मिलेगा डार्क फ्रिंज। हम और आगे बढ़ें तो पाथ डिफरेंस अगेन इंक्रीजेज, और जहाँ ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर मिल जाएगा वहाँ फिर से हमको मिल जाएगा एक ब्राइट फ्रिंज। ये हुआ सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, तो ऐसे ही सेंट्रल पॉइंट के नीचे भी हमको मिलने वाले हैं। सो इन दिस वे वी हैव ए नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन आवर स्क्रीन। अब ये जो फ्रिंजेस हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस तरह से यंग ने डबल स्लिट, यहाँ पर 2 स्लिट है इसलिए इसको डबल स्लिट कहते हैं, तो डबल स्लिट अरेंजमेंट से इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस सक्सेसफुली हमें करके दिया, और इसके बाद ही लोगों ने फिर ये माना कि यस, लाइट इज आल्सो ए वेव, लाइट भी वेव है, और तब हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो सक्सेस हुआ, क्योंकि इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है ये पार्टिकल के पास नहीं है। इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी जो है वो केवल वेव्स के पास है, और ये लाइट आपको इंटरफेरेंस करके दे रहा है, इट मीन्स इट इज़ सर्टेनली ए वेव। और इस तरह से यंग एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, लाइट की वेव नेचर को इस्टेब्लिश कर दिया, लोगों ने मानना शुरू कर दिया, यस इट इज़ ए वेव, ये एक वेव है। ठीक है ना, तो इस तरह से यंग ने अपना एक्सपेरिमेंट सेट किया। तो चलो देखते हैं कि कहाँ पर ब्राइट और कहाँ पर डार्क फ्रिंजेस हमको मिलने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो सपोज वी हैव ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S, it produces the light of wavelength lambda। इसके सामने इक्वल डिस्टेंस पर हमने 2 स्लिट रखे, यानी S से S1 का डिस्टेंस
S से S2 का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और फिर इसके सामने हमने स्क्रीन रखा। स्क्रीन हमने S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या दोनों स्लिट के सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ये आपका सेंट्रल पॉइंट हुआ। और यहाँ से y डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P सेलेक्ट किया। इस पॉइंट P पर S1 से आने वाली लाइट वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुँचेगा, S2 से आने वाली लाइट वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुँचेगा। और आप देख रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस, दोनों का जो पाथ है, ये पाथ इक्वल नहीं है, उनमें डिफरेंस है। बस इसी को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। तो वो चल देखते हैं बाद में। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल d and distance of the screen from the slits is capital T. Draw the perpendicular from S1 and S2 on the screen. हमने दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस होगा, इट इज d/2, देन इट इज आल्सो इक्वल टू d/2। इस पूरे डिस्टेंस का आधा आधा मिलेगा, राइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट is equal to lambda, distance between the slits equal to small d, and distance of screen from slits equal to capital D, and distance of the point P from central point इज इक्वल टू y। इतने सारे डेटा आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस एट P, चलिए हम इसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बराबर होगा S2P माइनस S1P। जो दोनों के पाथ हैं बस उतना, ठीक है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स S1N1 एंड S2N2 ऑन द स्क्रीन। S1N1 हमने ड्रॉ कर दिया, S2N2 हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ये S1P कितना होगा, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मिल जा रहा है हमको S1N1P। तो फ्रॉम द ट्रायंगल S1N1P, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसलिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1N1 स्क्वायर प्लस N1P स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम और कुछ नहीं। S1N1 है D, ये डिस्टेंस, और N1P है y माइनस d/2। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 2, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये बड़ा ट्रायंगल ले लो S2N2P। तो फ्रॉम ट्रायंगल S2N2P ऐसे ही निकालें। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2N2 स्क्वायर प्लस N2P स्क्वायर, ठीक है।
अब S2N2 भी तो भाई D है, कैपिटल D। हाँ, N2P कितना हुआ, N2P, तो N2P हो गया ये D/2 और प्लस ये पूरा डिस्टेंस y, मीन्स y प्लस D/2 का स्क्वायर। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। मुझे S2P माइनस S1P निकालना है, तो क्या करूँ, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 3 माइनस 2 गिव्स क्या दे रहा है, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 का स्क्वायर। ठीक, कैपिटल D स्क्वायर कैंसिल। तो दोनों साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दोनों साइड में। तो क्या हो गया, S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, ये हो गया लेफ्ट साइड, इक्वल टू y प्लस D/2 प्लस y माइनस D/2 इंटू y प्लस D/2 माइनस y प्लस D/2, इतना। ठीक, अब लाइट का जो वेवलेंथ है ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, और हम कह रहे हैं ना कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, यानी कि पाथ डिफरेंस बहुत कम है। आप किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते, इतना कम है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पाथ लगभग इक्वल हैं, है ना। ऐसा बहुत दूर पे नहीं होता पॉइंट P जो है वो पॉइंट O के बहुत क्लोज होता है, कि आपका पॉइंट O हो गया, इधर S1 है, इधर S2, और P बहुत क्लोज है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों डिस्टेंस तो अप्रॉक्सीमेट सेम होंगे। और ये भी बता दूं कि दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस ये भी बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, नॉट इन सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर, यानी कि बस इस ऑर्डर का होता है। तो S1 S2 भी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, पॉइंट P भी ओके बहुत क्लोज है, तो S1P और S2P तो अप्रॉक्सीमेट सेम होंगे, और कितना होगा, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सिंस S1P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S2P एंड बोथ आर इक्वल टू D, हम दोनों को कैपिटल D मान सकते हैं। तो क्या हो गया, D प्लस D यानी कि 2D। इसको तो हमने कहा था x, द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ से D/2 कैंसिल हो गया, बचा 2y, यहाँ से y कैंसिल हो गया, D/2 प्लस D/2 यानी कि D, तो 2 भी कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू YD/D। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 एंड इंसिडेंट एट ए पॉइंट P सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, वहाँ पर इतना होगा। अब मान लीजिए कि पॉइंट P पर, जैसे मैंने कहा ना कि सेंट्रल पॉइंट पर आपको मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलता है, उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, एक सीरीज मिलेगा, और 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क, उनका भी एक सीरीज मिलेगा। तो हमने काउंट करना शुरू किया, इसको 0th ऑर्डर फ्रिंज कहते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट पर बना उसको 0 मानना, उसके बाद वाला 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3, 4, 5 एटसेट्रा। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज जो होता है वो 0 ऑर्डर का भी होता है, और इसीलिए n की वैल्यू मैंने वहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3। लेकिन जो डार्क फ्रिंज होगा, इस ब्राइट के बाद जो डार्क बनेगा वो फर्स्ट डार्क होगा, उसके बाद फिर सेकेंड, उसके बाद फिर थर्ड एक्सेट्रा, और इसलिए वहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी कुछ देर पहले कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन था, वहाँ n की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया,
और जो डार्क फ्रिंज के लिए जो कंडीशन था उसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया। अभी और करेंगे, उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0th ऑर्डर डार्क नहीं होता, 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होता है एट द सेंटर पॉइंट, उसको हम 0th ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि P पर nth ब्राइट फ्रिंज बना है, ठीक है ना। तो केस 1, इफ nth ब्राइट फ्रिंज is produced at P पर कौन सा ब्राइट फ्रिंज बना हुआ है, nth। तो जो पाथ डिफरेंस है x, ये बराबर होना चाहिए n लैम्डा। इसी की बात मैं कर रहा था कि n की जो वैल्यू है ये 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एटसेट्रा। कोई भी एक इंटीजर है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो x की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू इतनी, दोनों की इक्वेट करें तो क्या मिल गया, YD अपॉन D इज इक्वल टू n लैम्डा। तो y इज इक्वल टू n लैम्डा D अपॉन D। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। n की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मीन सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पर 0th ऑर्डर फ्रिंज बनेगा ब्राइट फ्रिंज। n की जगह 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, वहाँ पर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा। n की जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन। तो पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन है ब्राइट फ्रिंजेस, तो वहाँ हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। ओके, तो ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ मिलेंगे, y इज इक्वल टू 0 पर, फिर लैम्डा डी बाई डी पर, देन 2 लैम्डा डी बाई डी पर, फिर 3 लैम्डा डी बाई डी पर एंड सो ऑन। इन सारे डिस्टेंसेस पर यू हैव द ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक, अब जरा हम डार्क फ्रिंजेस के लिए आ जाते हैं कि मान लीजिए कि P इतने डिस्टेंस पर है कि वहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रहा है। कौन सा, nth डार्क फ्रिंज। तो पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये देखते हैं जरा। तो इफ nth डार्क, केस 2, इफ nth डार्क फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड एट P, तब हम मान के चल रहे हैं कि P पर nth डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो x शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा, इतना होना चाहिए। वेयर n नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एटसेट्रा, क्योंकि 0th ऑर्डर का डार्क फ्रिंज होता ही नहीं था, हम n की वैल्यू 0 यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते इतना। तो फिर से हम x की दोनों वैल्यू को इक्वेट करें, सो YD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा d, ये d भी उधर जाएगा, अपॉन d नीचे आ जाएगा 2d। तो इन डिस्टेंसेस पर यू हैव द डार्क फ्रिंजेस। फर्स्ट के लिए क्या रखोगे, n की जगह 1, तो कितना आ गया, लैम्डा d बाई 2d, लैम्डा d बाई 2d। सेकेंड के लिए 2 रखना, तो कितना मिलेगा, 3 लैम्डा d बाई 2d एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू लैम्डा d बाई 2d, 3 लैम्डा d बाई 2d, 5 लैम्डा d बाई 2d। ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आपको डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। तो देखो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 0 पे मिला था, 0th ऑर्डर डार्क फ्रिंज 0 पे मिला था, और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिला था लैम्डा डी बाई डी पर। ये कहाँ आएगा, ठीक उनके बीच में। ये कहाँ होगा, 2 ब्राइट के बीच में। तो देयर इज अ डार्क फ्रिंज बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी होगा कि 2 डार्क के बीच में ब्राइट बनेगा, 2 ब्राइट के बीच में डार्क बनेगा। एंड देयरफॉर इन फ्रिंज पैटर्न
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस bright and dark fringes present alternatively यानी कुछ इस प्रकार की पोजीशन मिलेगा कि स्क्रीन पर हमको जो फ्रिंजेस दिखेंगे वो इस तरह से दिखेंगे, एक ब्राइट, तो उसके बाद एक डार्क, मैं डार्क को इधर लिख देता हूँ, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, तो इस तरह से अल्टरनेटिवली हमको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मिलता चला जाएगा। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी या डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? ठीक है, तो हम डार्क फ्रिंज की विड्थ कहते हैं दो लगातार ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, वो डार्क फ्रिंज का विड्थ, और दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस हो गया ब्राइट फ्रिंज का विड्थ। कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा? तो ध्यान देना कि फ्रिंज विड्थ कोई एक फ्रिंज की चौड़ाई नहीं नाप रहे हैं, ब्राइट की चौड़ाई नहीं नाप रहे हैं, डार्क की चौड़ाई नहीं नाप रहे हैं, हम दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस or dark fringes is called the fringe width. It is known as the fringe width. ठीक, तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होगा? nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस में से n-1th ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को कम कर दीजिए, घटा दीजिए। भाई 10वां कहाँ बना था, 9वां कहाँ बना था, उनके बीच का डिस्टेंस 10वें का फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। तो वैसे ही nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन से n-1th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हम घटा दें तो हमको एक फ्रिंज का विड्थ हमको मिल जाता है। तो वजन क्या आया था? तो n लैम्डा d/d इतना मिला था। तो n-1 कितना होगा? तो n की जगह n-1 रख देंगे, इतना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है। तो लैम्डा d/d तो भाई कॉमन आ गया, लैम्डा d/d को कॉमन ले लेते हैं, तो भीतर बच गया n, यहाँ से n, यहाँ से -n एंड --+1, तो कितना आया? लैम्डा d/d। दिस इज बीटा। इतने विड्थ की फ्रिंजेस हमको मिलेंगी। तो यदि हमको अच्छा, अब देखो, जो फ्रिंज पैटर्न में फ्रिंजेस जितनी वाइड बनती हैं, जितनी चौड़ी बनती हैं, उस पैटर्न को उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत आसान हो जाता है। बहुत पतले पतले फ्रिंजेस बने हैं तो दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन ही समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे पा रहा है, हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गुड क्वालिटी का नहीं है। गुड क्वालिटी का कौन होगा? जहाँ पर कि डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो चौड़े चौड़े बने, ताकि हम इजीली उनको मेजर कर सकें। तो फ्रिंज विड्थ जितना ज़्यादा होगा
वो पैटर्न उतना ही बढ़िया माना जाएगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप लैम्डा को तो कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ ए कांस्टेंट। हम क्या कर सकते हैं? डी को बढ़ा, यानी कि स्लिट्स से स्क्रीन का डिस्टेंस हम बड़ा रखेंगे, दूर रखेंगे स्क्रीन को, लेकिन स्क्रीन को बहुत दूर रखने पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी यहाँ तुमने स्क्रीन रखा है, जितनी इंटेंसिटी की लाइट पहुँच रही है, अब डिस्टेंस को डबल कर दोगे, इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगा। इंटेंसिटी माने चमक, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लाइट, वो आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। तो फ्रिंज जो है आपको धुंधले धुंधले नज़र आएंगे। तो हम कैपिटल डी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट है इसकी, उससे ज़्यादा दूर नहीं रख सकते स्क्रीन को। तो क्या कर सकते हैं? तो एक ही तरीका हमको मिल रहा है, स्मॉल डी को एच पॉसिबल एच कम रखना, यानी दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो हमको फ्रिंजेस वाइड मिलेंगी, यानी हमारा फ्रिंज पैटर्न बढ़िया होगा, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस गुड फ्रिंज पैटर्न, टू प्रोड्यूस ए गुड फ्रिंज पैटर्न, value of D should be small, यानी दोनों स्लिट जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। और इसलिए मैंने कहा ना कि स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। मिलीमीटर की ऑर्डर का हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रख सकते कि 2 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर पे रख दोगे तो फ्रिंज तो बनेगा, लेकिन इतने सकरे बनेंगे कि आप वहाँ पर कुछ भी मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू इतनी। तो इस तरह से यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट से लाइट वेव का इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंटली सक्सेसफुली करके सबसे पहले दिखाया और लाइट की वेव नेचर को वेरीफाई किया कि यस लाइट हैव द वेव नेचर, लाइट ट्रेवल्स एज ए वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। किस तरह से चलता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये जो फ्रिंज की जो विड्थ है, यहाँ जो फ्रिंजेस बन रही हैं, इसकी विड्थ को हम एंगल से भी नापते हैं कई बार, उसको कहते हैं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। तो यहाँ तो बना भाई ब्राइट, सेंट्रल पॉइंट पे ब्राइट, और इसके दोनों तरफ होगा डार्क, इधर भी डार्क, इधर भी डार्क, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, और बीच में ये ब्राइट आ गया, सेंट्रल फ्रिंज। तो दोनों लगातार डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू बीटा। मैंने कहा ना कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस या दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। तो दोनों डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होगा इट इज बीटा, ये बीटा के बराबर होगा। और इन दोनों को हम दोनों स्लिट के सेंटर से मिला दें, ज्वाइन कर दें, यहाँ से इस तरह से, इसको भी ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें। तो ये जो एंगल मिलेगा इट इज़ कॉल्ड द एंगुलर विड्थ, इट इज़ कॉल्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज पैटर्न। तो कई बार हम इस एंगल से भी नाप के देते हैं कि इतना एंगल का है ना, स्केल लेकर के दोनों बीच का डिस्टेंस कौन नापे, एंगल नाप लो, ज़्यादा आसान है। तो हम एंगुलर विड्थ भी डिफाइन करते हैं। तो कितना होगा एंगुलर विड्थ, ये भी ज़रा देखते हैं। तो एंगुलर विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको हम थीटा से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एंगल
subtended by the central fringe at midpoint of the slits is called angular width। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बतला दूँ, ये जो बीटा जो हमने निकाला है ये nth फ्रिंज का विड्थ निकाला था। nवे से n-1वे का डिस्टेंस मीन्स nth फ्रिंज का विड्थ आपने निकाला, लेकिन यहाँ पर n आता ही नहीं, n नहीं आता। इसका मतलब कि फर्स्ट फ्रिंज इतना विड्थ का होगा, सेकेंड फ्रिंज इतना ही होगा, थर्ड फ्रिंज, यानी कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में इक्वल विड्थ का फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें भी देखते हैं एंगुलर विड्थ में। तो एंगुलर विड्थ मिल गया थीटा इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का काम करेगा बीटा और रेडियस का काम करेगा डी। तो थीटा इज गिवन बाय बीटा अपॉन डी। अब मैं बीटा की वैल्यू इतना रख दूं या यहीं से बीटा बाई डी निकाल लूँ तो क्या मिलेगा, इसमें लैम्डा बाई डी। ठीक, अब लैम्डा इज ए कांस्टेंट एंड डी इज आल्सो ए कांस्टेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। तो थीटा भी कांस्टेंट होगा, चाहे हम किसी भी फ्रिंज का एंगुलर विड्थ निकालें इतना ही मिलने वाला है ना। तो सिंस यहीं पर लिखता हूँ नोट, सिंस बीटा इज गिवन बाई लैम्डा डी बाई टी, दिस फॉर्मूला is independent from n है ही नहीं इसमें, and therefore all fringes are of equal width। और यहाँ से भी हमको मिलता है वही बात कि सारी फ्रिंजेस जो हैं वो इक्वल विड्थ की मिलेंगी, एंगुलर विड्थ। तो कई बार ये एंगुलर विड्थ भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बतलाना है। दो फार्मूले आ गए, बीटा बाई डी या लैम्डा बाई डी स्मॉल। ठीक, तो बच्चों ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड बातें। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल रहा है। एक तो पाथ डिफरेंस वाई डी अपॉन डी, पाथ डिफरेंस जो मिला यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज कहाँ पर है। ठीक है, ये भी हमको मिल जाता है। और फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने याद नहीं किया तो फिर इतना सब डिराइव करना पड़ेगा और डेरिवेशन बहुत लेंदी है, हम कर नहीं सकते, हमारे पास वहाँ पर टाइम लिमिट होती है एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए इनको याद करोगे। ठीक है, इन सारे फार्मूलों को याद करोगे तब जा कर के इस YDS, इसको हम क्या कहते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कई बार क्वेश्चन में भी लिखा होता है इन YDSE मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको एब्रीवेट कर दिया है कि प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे यदि ये फार्मूले आपने याद कर लिए हैं। तो कोशिश करो कि फार्मूले आप याद कर लें। तो अगले वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और वो न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बनाना है तो फार्मूले हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगले लेक्चर तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।